आइंस्टाइन एक महान साइंटिस्ट थे जो कहा करते थे कि हमारी नेचर ऐसे राजों और मिस्ट्रीज से भरी पड़ी है, इसको बस खोजने और सॉल्व करने की ज़रूरत है। ये इस बात पर बहुत ज़्यादा सोचा करते थे कि अगर हम लाइट की बीम के ऊपर बैठकर स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगे तो ये दुनिया हमें कैसी नज़र आएगी, हमारा मास क्या होगा, टाइम पर कितना फर्क पड़ेगा। इस बात को सोचते सोचते वो अपने अंदर की दुनिया में डूब जाते थे और वहां जाकर वो एक्चुअल में इसको एक्सपीरियंस करते थे और जो कुछ वो वहां से समझते थे उसको कैलकुलेशन के बाद अपने पास लिख लिया करते थे और वो इसको थॉट एक्सपेरिमेंट का नाम देते थे और वो ये कहते थे इमेजिनेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नॉलेज से। इमेजिनेशन हमारी रूह की लैंग्वेज है। अगर हम इस पर काम करें और इसको इम्प्रूव करें तो हम हर उस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। इसी तरह आइंस्टाइन ने अपने थॉट एक्सपेरिमेंट के ज़रिए एक थ्योरी डेवलप की जो इन्होंने 1905 में पब्लिश करवाई। इस थ्योरी के पब्लिश होने के फौरन बाद ही इसने फिजिक्स की दुनिया में आग लगा दी। इस थ्योरी ने हमारे दुनिया के देखने के नज़रिए को ही बदल दिया। इस थ्योरी को आज हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं। आइंस्टाइन ने इस थ्योरी में कहा कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव है। टाइम की रफ्तार को कम ज़्यादा किया जा सकता है। पहले हम समझते थे कि टाइम एब्सोल्यूट है और इसको कभी भी हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे कि एक शख्स अगर अमेरिका में रहता है, दूसरा कनाडा में या फिर ऑस्ट्रेलिया में या दुनिया के किसी भी मुल्क में रहता है, दोनों की टाइम मेजरमेंट की वैल्यू सेम होगी। मगर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बात कही कि टाइम तो रिलेटिव है, इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है और इसकी जो वैल्यू है ये बॉडी की स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। अगर किसी बॉडी की स्पीड ज़्यादा है तो उसके ऊपर टाइम की रफ्तार आहिस्ता हो जाएगी। इसका मतलब ये कि एक भागते हुए शख्स के ऊपर टाइम आहिस्ता से गुजरेगा एज कंपेयर किसी रुके हुए शख्स से, मगर इनका फ़र्क इतना छोटा होगा कि उसको हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। अगर हमें एक्चुअल में टाइम डायलेशन को ऑब्जर्व करना है तो हमें उन ऑब्जेक्ट की तरफ देखना पड़ेगा जो नियरली टू द स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए दो भाई हैं जो ट्विंस हैं, दोनों की एजेस भी सेम है। अगर हम एक भाई को एक ऐसे जहाज में बिठा दें जो नियरली टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करने वाला है और वो 1 साल तक उसी के अंदर स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता रहे, जब वो 1 साल बाद दोबारा अर्थ के ऊपर आएगा तो वो देखेगा कि उसका भाई बुढ़ा हो चुका है। अब बात करते हैं इस थ्योरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेमस इक्वेशन की, जिसने हमारे दुनिया के देखने के नज़रिए को ही बदल दिया, जो है E=mc²। वैसे तो इस इक्वेशन के बहुत सारे मतलब बताए जाते हैं, मगर इसका मतलब एक्चुअल में वही है जो आइंस्टाइन ने अपने मुंह से कहा था। आइए इसको भी सुन लेते हैं। Activity that mass and energy are but different manifestations of the same thing. The equation E is equal mc², in which energy is thought equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy, and vice versa. The mass and energy were in fact equivalent. इस थ्योरी से पहले हम ये समझते थे कि मास और एनर्जी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मगर इस थ्योरी ने हमें ये बताया कि हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये कि ये दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी के दो नाम हैं। और इसने
हमारी फिजिक्स की डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया। तो फिजिक्स की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब मास का और एनर्जी का रिलेशनशिप भी। तो ये हमने इस थ्योरी के बाद ही इसमें ऐड किया है। और आइंस्टाइन ने ये भी कहा था कि हम बहुत छोटे से मास से बहुत ज्यादा एनर्जी बना सकते हैं। ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, इसी वजह से हमारा सन 5 बिलियन एयर से चमक रहा है और मजीद 5 बिलियन एयर चमक सकता है। सूरज के अंदर भी यही प्रोसेस होता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए। और इसी तरह ये हमारे लिए इतनी खतरनाक भी साबित हो सकती है कि हमारे शहर और मुल्क सेकंडों में तबाह बर्बाद कर सकती है एटॉमिक बम के जरिए। उसके अंदर भी यही प्रोसेस होता है कि कुछ मास एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और हमारे लिए इतनी फायदेमंद भी साबित हो सकती है जो दुनिया का बिजली का मसला भी हल कर सकती है। अब हम ये जानते हैं कि अगर हम 1 किलो मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कितनी एनर्जी मिलती है। इस इक्वेशन में मौजूद E शो कर रहा है एनर्जी को, M शो कर रहा है मास को जो हमें कन्वर्ट करना है एनर्जी के अंदर। तो मुझे यहाँ 1 kg मास को कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ 1 पुट कर दूंगा। C है स्पीड ऑफ लाइट जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 3×10⁸, तो मैं यहाँ ये वैल्यू पुट कर दूंगा। C के ऊपर स्क्वायर है तो मैं यहाँ स्क्वायर पुट कर दूंगा। इसी तरह जब ये 3 का स्क्वायर होगा तो ये यहाँ पर 9 आ जाएगा और पावर के ऊपर भी स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर होगा तो 16 आ जाएगा। और जब ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर एज इट इज आ जाएगा 9×10⁻16। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि ये एनर्जी पाकिस्तान को कितने टाइम तक चला सकती है। तो पाकिस्तान की जो एनर्जी कंजप्शन है वो है 41,557 मेगावाट। मेगा का मतलब होता है मिलियन, इसको हम 10⁶ भी लिख सकते हैं। अब जब मैं इस इक्वेशन को हमारी फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 21,65,000 सेकेंड्स। अब मैं इसको मिनट और घंटों में कन्वर्ट कर लूंगा तो मुझे पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मैं इसको 60 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 36,083 मिनट। अब मैं इसको घंटों में कन्वर्ट कर लूंगा तो मुझे दोबारा 60 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। मैं इसको 60 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 601 और मतलब 601 घंटे। अब मुझे इसको डेज में कन्वर्ट करना है तो मुझे 24 से डिवाइड करूंगा क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो मेरा आंसर आ जाएगा 25। इसका मतलब ये कि अगर हम 1 kg मास को कंप्लीटली एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दें तो हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी जो हम पाकिस्तान को 25 दिन तक बिजली सप्लाई कर सकें। तो फिर आप ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान इससे अपना बिजली का मसला हल क्यों नहीं करता। तो मसला ये है कि इस दुनिया में अभी ऐसी टेक्नोलॉजी ही मौजूद नहीं है जो 100% मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। हम बहुत छोटे से ही पार्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। जैसे कि अगर हम 1 ग्राम मास को ही एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो हमें इतनी एनर्जी मिल जाती है कि हम पाकिस्तान को आधे घंटे तक बिजली सप्लाई कर सकें। ये एनर्जी उससे तो बहुत बहुत कम है मगर इतनी है कि हमारा काम हो जाता है। पाकिस्तान अपनी टोटल प्रोडक्शन का 8.4% न्यूक्लियर पावर से ही हासिल करता है जो तकरीबन 3,530 मेगावाट बनती है। अगर इसको हम दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करें तो नंबर 1 पर है अमेरिका जो अपनी 91.5 गीगावाट बिजली न्यूक्लियर पावर से ही हासिल करता है जो इसकी टोटल प्रोडक्शन का 18% है। दूसरे नंबर पर है फ्रांस जो 61.3 गीगावाट बिजली न्यूक्लियर पावर से ही हासिल करता है जो उसकी टोटल प्रोडक्शन का 69% है। तीसरे नंबर पर है चाइना जो 50.8 गीगावाट बिजली न्यूक्लियर पावर से ही हासिल करता है जो उसकी टोटल प्रोडक्शन का सिर्फ 5% है और ये 5% भी पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्शन से कई गुना ज़्यादा है।
इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम दूर दूर तक कहीं नहीं है। हम आज की दुनिया से बहुत बहुत पीछे रह चुके हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।